हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी प्रीवियस जो क्लासेस आपने पढ़ी थी उसमें हमने आपको समझाया अबाउट द नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में आपने सप्लीमेंट्री जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में समझा था, जिसे आप डिटेल में देखने के लिए पुरानी वाली हमारी जो वीडियो है उसको दिखेगा। तो अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ये एलिल्स क्या होते हैं। एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन बताना चाहूंगा। हम जानते हैं कि जैसे किसी प्लांट की या हम एनिमल की बात करें, जो हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर होता है और उस हाइट के दो विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। यानी एक व्यक्ति टॉल है और दूसरा कैसा है, ड्वार्फ है। एक कैरेक्टर के दो फॉर्म है। हाइट इज ए कैरेक्टर and the tallness and the dwarfness are the two different forms of that character. Then the genes which control these two different types of the forms, just like the genes that control the tallness and the genes that control the dwarfness are allelic genes, क्योंकि ये दोनों ही जीन्स क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पे रहती है। ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं एलिलिक जीन्स कहते हैं। सरल भाषा में मैं कहूं तो एक ही कैरेक्टर के दो रूपों को कंट्रोल करने वाली जो जीन्स होती है वो क्या कहलाती है, एलिलिक जीन्स कहलाती है। अगर हम बात करें दो डिफरेंट कैरेक्टर है, हम मान लेते हैं कि एक में हम ये कह रहे हैं कि हाइट एक कैरेक्टर है, दूसरा हमने कहा कलर एक और कैरेक्टर है। दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। हाइट के दो फॉर्म्स है, टॉल एंड द ड्वार्फ, और कलर के मान लेते हैं दो है, व्हाइट एंड द ब्लैक। तो व्हाइट ब्लैक के साथ क्या है, एलिलिक है। टॉलनेस ड्वार्फनेस के साथ क्या, एलिलिक है। लेकिन अब व्हाइट का टॉलनेस के साथ या ब्लैक का ड्वार्फनेस के साथ अगर रिलेशन की बात करेंगे तो ये होंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कहलाते हैं। समझे बात कर। तो आज हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में एक स्पेशल टाइप्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे, जिसे हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या होता है उसी को समझिएगा। टॉपिक का नाम है एपिस्टेसिस, और साथ में ही इस एपिस्टेसिस के साथ ही आप समझ पाएंगे कि आपने मेंडलिज्म के दौरान पढ़ा हुआ था, मेंडल के लॉ में। मेंडल के लॉ में आपने पढ़ा कि जब टॉल प्लांट का क्रॉस किसी ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट होता है। सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द डोमिनेंस। डोमिनेंसी बोलते हैं हम उसको। डोमिनेंसी में एक जीन डोमिनेंट है, दूसरी रेसेसिव है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज टू जीन्स आर द एलिलिक। और हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द टू नॉन एलिलिक जीन्स। यहां पर भी डोमिनेंसी के समान ही एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को सप्रेस कर देती है। एक जीन जो कि नॉन एलिलिक है, दूसरी जीन जो कि नॉन एलिलिक है, उसके प्रभाव को सप्रेस कर देती है, उसके इफेक्ट को मास्किंग कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं। समझेंगे। डोमिनेंसी में दो एलिलिक जीन्स का इंटरेक्शन होता है, एपिस्टेसिस में दो नॉन एलिलिक जीन्स का इंटरेक्शन होता है। तो पहले यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं जो काम का है समझने के लिए। क्या कहेंगे हम ये कह रहे हैं ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसका है, तो हमने कहा दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू, कौन सी जीन्स है, हमने कहा टू नॉन एलिलिक जीन्स है। टू नॉन एलिलिक जीन्स, द इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन एलिलिक जीन्स इज कॉल्ड एज, हियर I am talking about the epistasis। यहां पे हमने कहा कि एक जीन, मान लेते हैं मैंने कहा ये एक जीन है A और ये एक जीन है B। समझिएगा, डायग्राम से आप समझ जाएंगे। ये जो A जीन है अपने इफेक्ट से ये जो B जीन है इसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। तो ये वाली जो जीन है इसको हम यहां पे डोमिनेंट जीन नहीं बोलेंगे,
क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड हम कहां काम में लेते हैं? मैंने पहले से बताया, जब कभी हम एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, हाइट एक करेक्टर है, उसके दो फॉर्म्स है, टॉलनेस एंड द ड्वार्फ। एक ही करेक्टर की दो जीन्स हो गई, टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए। तो यहां पे टॉलनेस की जीन्स ड्वार्फनेस की जीन्स को सप्रेस करती है, तो उसको हम डोमिनेंसी बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे उस जीन को डोमिनेंट जीन नहीं कहेंगे, एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, नाम लिख देते हैं यहां पे। तो हमने कहा कि ये जीन है वो क्या कहलाती है, इसको हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन्स कहते हैं। द जीन्स विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एज द एपिस्टेटिक जीन। और वो जीन जिसका इफेक्ट सप्रेस हो जाता है उसे हम हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं, हाइपोस्टेटिक जीन्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन epistatic gene or hypostatic genes. The epistatic gene is a non-allelic genes which suppress the effect of other non-allelic genes, and the genes which is suppressed, that is called as the hypostatic gene, and that gene which suppress the effect of the other gene is called the epistatic gene. Then what is the mean of word mean of this epistatic and the hypostatic? Here epis, epi means, what is the mean of this word epis? Epis means here upon, upon, okay. And hypo, here hypo means below in common language. What is the mean of epi? Epi means होता है up on, state, state means the condition, ये ऊपर आ रही है यानी कि डोमिनेंसी, यानी कि सप्रेस करने वाली जीन है। हाइपो यानी कि बिलो, यानी ये दोनों जीन जब साथ में आएगी इसका इफेक्ट अपॉन रहेगा, इसका इफेक्ट बिलो रहेगा, मींस ये एक्सप्रेशन करेगी, ये सप्रेस हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ एपिस्टेटिक जीन, और इधर हमने लिखा हाइपोस्टेटिक जीन। ऐसा जरूरी नहीं है, अगेन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंसी एंड द एपिस्टेटिक कंडीशन। सुनिएगा, मैं आपको फिर बताता हूं एक चीज यहां पे, ताकि चाह रहे हैं कि बार बार चीजों को समझें लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। हमने कहा मेंडलिज्म में कि एक कैरेक्टर था हाइट, और उस हाइट कैरेक्टर के दो फॉर्म्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, that are called as the tall and the dwarf plants. Here you have already studied in the previous classes that this tallness is controlled by the capital gene and the dwarfness is controlled by the small t gene. And we all know that this capital T gene suppress the effect of dwarfness. Here capital T is a dominant gene in this condition as per the Mendelism, and this gene is a recessive gene. Always a dominant gene always remains in dominant condition, always capital T suppress the small t, never the small t can suppress the effect of the capital T. लेकिन इन द कंडीशन ऑफ एपिस्टेटिक क्या होगा, मैंने कहा कि वो जीन जो कि डोमिनेंसी दिखा रही है, एपिस्टेटिक दिखा रही है, वो क्या कर रही है, दूसरी जीन को हाइपोस्टेटिक बना देती है, एक्सप्रेशन को दबा देती है। इसमें वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैसे? हम मान लेते हैं कि ये कोई अदर जीन है, पी जीन है, और ये जीन है क्यू। इट मे बी पॉसिबल दैट दिस पी जीन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ क्यू जीन, एंड इट ऑल्सो पॉसिबल दैट क्यू जीन कैन सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल पी। In this condition, both genes are showing epistatic behavior. It may be possible, है ना? तो ये कौन सा behavior आ जाएगा? Epistatic behavior. It may be possible. तो ये तो हमने बात की कि what is the mean of this epistasis. Okay? अब हम और समझते हैं इसको थोड़ा सा कि ये epistasis होता है, कितने टाइप्स का होता है। Epistasis है वो दो टाइप का हो सकता है, एक को कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दूसरा होता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। अभी तो मैंने किसकी बात की आपको, एपिस्टेटिक बिहेवियर के बारे में बताया है, एपिस्टेटिक इंटरेक्शन ऑफ टू नॉन एलिलिक जीन्स।
And there are two kinds of this epistasis, that is the dominant epistasis and the recessive epistasis. यहां पे हम लिख देते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स का है, यहां पे बात कर रहे हैं एपिस्टेसिस के टाइप्स। टाइप्स में मैंने क्या नाम दिया आपको, पहला है डोमिनेंट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, dominant epistasis, and other is the recessive epistasis. आपको साथ में पढ़ते समय यह भी समझना है कि एग्जाम में आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स, उससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी, आप चीजों को टेक्निकली समझ पाएंगे और एग्जामिनर से आप मार्क्स अच्छे ले पाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहां पे हमने कहा कि ये टाइप्स ऑफ द एपिस्टेसिस, द डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड द रेसेसिव एपिस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द मीन ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। पहले हम इसके बारे में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल काम है। एक जनरल डायग्राम मैं बनाता हूं, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आ गया क्रोमोसोम्स, ये कैसा है, टेट्रेड कंडीशन के अंदर है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूं। यहां पे ये यहां पर एक आ गया क्रोमोसोम है, ये आ गया, एक हो गया क्रोमोसोम, और यहां पे एक और हम बना देते हैं इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हो गया एक और इसका होमोलोगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में। एपिस्टेसिस को समझने के लिए बहुत सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। देखिए मैं यहां नाम देता हूं, कुछ भी नाम दे देता हूं एक बार के लिए। हमने कहा यहां पे अगर कोई जीन है जो है टॉलनेस की जीन, ओके, यहां पे इसी होमोलोगस क्रोमोसोम में यहां पे सेम लोकस के ऊपर एक जीन है स्मॉल डी, हम मान लेते हैं कि ये टॉलनेस की है, ड्वार्फनेस की है। मैं मटर के प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझाना है मुझे कुछ चीजों को, तो उसी एग्जाम्पल से आप समझते जाएंगे। तो ये दोनों जीन्स कैसी है, ये जीन्स है एलेलिक जीन्स है, एलेलिक जीन्स है, एलेलिक जीन्स जो कहां पर प्रेजेंट होती है, सेम लोकस पे होती है, ये इसकी विशेषता है। ये कहां होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम लोकस, लोकस मींस होता है लोकेशन ऑफ द जीन। यहां पे एक और अदर जीन है, यहां पे इसका मैं नाम रख देता हूं, कौन सा है, ये है पी जीन है, और यहां पे हम मान लेते हैं एक है स्मॉल पी जीन्स, ये किसी अदर कैरेक्टर का कंट्रोल कर रही है। ये दोनों एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ये दोनों एक अदर कैरेक्टर का कंट्रोल कर रहे हैं। ये दोनों आपस में एलेलिक जीन्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पर है। ये दोनों जीन्स भी आपस में एलेलिक जीन्स है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पर उपस्थित है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इन दोनों का रिलेशन होगा नॉन एलेलिक रिलेशन है। ये वाला जो रिलेशन है हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों जीन्स के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या है, ये है नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, इसको बोलते हैं नॉन एलेलिक इंटरैक्शन है। इन दोनों का इंटरैक्शन एलेलिक इंटरैक्शन है, डोमिनेंट एंड द रेसेसिव, इन दोनों का एलेलिक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। दीज P and small p control a particular character, and this capital T and small t also control a particular character. Okay. अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ये वाली जीन, देखो ध्यान से समझिएगा, सब कुछ इजी है और आप सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये एक जीन कैसी है, एक जीन है जो कि डोमिनेंट है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये एक नॉन एलेलिक है और डोमिनेंट जीन है, कैन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर नॉन एलेलिक जीन, एंड दिस नॉन एलेलिक जीन मे बी डोमिनेंट और द रेसेसिव। इसी बात को यहां पर इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये एक जीन है जो कैसी है, डोमिनेंट है, नॉन एलेलिक है, ये किसके इफेक्ट को सप्रेस करती है,
ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों के इफेक्ट को सप्रेस कर सकती है। ओके, ये कैपिटल टी पी जो कि एक डोमिनेंट जीन है, कैन सप्रेस द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन। कौन सी? डोमिनेंट भी हो सकती है और ये रेसेसिव भी हो सकती है। हमने कहा ये कैसी है, ये वाला इफेक्ट कौन सी है, जीन कौन सी है, ये डोमिनेंट है और ये कौन सी है, रेसेसिव है। आपस में कौन सी है, एलिलिक है, पी के साथ में नॉन एलिलिक है। ये वाली जो जीन है कैपिटल पी, ये ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, डोमिनेंट होनी चाहिए। ये वाली हमेशा कैसी होनी चाहिए, डोमिनेंट जीन होनी चाहिए। इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए डोमिनेंट, always dominant non-allelic gene can suppress the effect of other non-allelic genes, whether dominant or the recessive. This effect is called as the dominant epistasis. इसी को बोलते हैं dominant epistasis. अब कंफ्यूज नहीं होना, नाम खुद बता रहा है dominant epistasis. Now, what is the mean of epistasis? In the epistasis, one non-allelic gene suppress the effect of other non-allelic gene. This is the epistasis. And dominant epistasis, dominant word खुद बता रहा है, this should be in the dominant condition. तो ध्यान से सुनिए, if a non-allelic dominant gene, if suppress the effect of other non-allelic dominant or the recessive gene is called as the epistasis. ये दोनों जीन्स कैसी है, ये दोनों जीन्स होगी हाइपोस्टेटिक। ये दोनों जीन्स कैसी है, हाइपोस्टेटिक है। ये डोमिनेंट हो सकती है और रेसेसिव भी हो सकती है, लेकिन ये जो एपिस्टेटिक जीन है वो हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, वो डोमिनेंट ही होनी चाहिए। ये हमेशा ही एपिस्टेटिक, हमने क्या कहा, एपिस्टेटिक जीन। सिंपल सी बात, अगर एपिस्टेटिक जीन हमेशा ही डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट और रेसिव हो सकती है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे ना, आराम से समझेंगे, चीजें समझ में आती रहेगी और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएगी। इस सारी बातों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। हम अभी समझेंगे डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बात कर रहे हैं। डॉग्स के स्किन के 3 कलर होते हैं। स्किन कलर मींस उनके स्किन के पर जो हेयर्स होते हैं उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। व्हाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और ब्लैक हो सकता है डॉग्स का। अभी यहां पर आप फोटो में देखेंगे डॉग्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के अंदर ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर और व्हाइट हेयर्स, ऐसा स्किन का कलर है। और इनमें क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेटिक होता है। डोमिनेंट एपिस्टेटिक कैसे होता है वो तो मैं इनहेरिटेंस में आपको अभी समझाऊंगा, इनहेरिटेंस कैसे होती है। उससे पहले मैं जीन्स के थोड़ा सा बिहेवियर को समझाता हूं, फिर डॉग्स में हम इनहेरिटेंस को समझेंगे। ठीक है, देखो यहां पर मैं आता हूं। मैंने आपको कहा हम इसको किससे समझेंगे, हम इसको समझना चाहते हैं डॉग्स के एग्जाम्पल से। इनहेरिटेंस ऑफ डॉग्स, स्किन कलर ऑफ द डॉग्स, इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया कि इसमें स्किन का कलर कैसा कैसा हो सकता है। व्हाइट कलर इसमें हो सकता है। उसके अलावा इसमें कौन सा कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है। उसके अलावा कौन सा स्किन का कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है। 3 कलर्स की बात कर रहा हूं, डॉग्स के स्किन के 3 कलर्स की बात कर रहे हैं। जीनोटाइप की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। जीनोटाइप यहां पर आप देखें, ये वाला जो व्हाइट है कब होगा, 2 जीन्स है, वो दोनों ही कैसी कंडीशन में, अगर डोमिनेंट कंडीशन में है, एल जीन और बी जीन, ये दोनों ही जीन डोमिनेंट कंडीशन में, ये दोनों नॉन एलिलिक जीन्स है। एल और बी नॉन एलिलिक जीन्स है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम से डिफरेंट लोकेशन पर स्थित होती है। ये कैसी है, नॉन एलिलिक है। और ये सारी की सारी डोमिनेंट अगर होगी तो कलर क्या बन रहा है, व्हाइट। एक्चुअल में कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं सारी के 2 में से एक भी कैपिटल एल हो गया, कैपिटल बी हो गया तो भी व्हाइट हो जाएगा। यानी कि व्हाइट कलर के लिए एटलीस्ट 1 कैपिटल एल और 1 कैपिटल बी होना जरूरी है, तो व्हाइट कलर हो जाएगा।
समझ जाएंगे अभी एक्सपेरिमेंट में। ब्राउन कलर के लिए सारी जो जीन्स है वो कैसी होनी चाहिए, रेसेसिव कंडीशन में होनी चाहिए, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसमें हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के जनरेट होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लैक कलर के लिए। ब्लैक कलर कब आता है, ब्लैक कलर तब आता है अगर यहां पे एल जीन कैसी हो, रेसेसिव हो, ऑलवेज रेसेसिव, और ये जो बी वाली जीन है दोनों डोमिनेंट हो गई तो भी, या हम ये कह दें कि ये वाली जीन एल जीन दोनों है रेसेसिव और बी जीन में से एक है डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो ही ब्लैक कलर होगा। यानी कि ब्लैक कलर कब जनरेट होगा, जब एल जीन हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, रेसेसिव कंडीशन में होनी चाहिए। दोनों कंडीशन में देखें, एल एल क्या है, दोनों जीन्स रेसेसिव कंडीशन में। ये ब्लैकनेस का जो कलर है वो चाहे दोनों होमोजाइगस हो, दोनों डोमिनेंट हो, या एक डोमिनेंट हो एक रेसेसिव हो, तो इन दो कंडीशन में ही केवल ब्लैक जनरेट होंगे। हमने कहा कि ब्लैक कलर के लिए क्या जरूरी है, ब्लैक कलर के लिए एल जीन का रेसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट एल जीन, in the presence of dominant L gene, the effect of the blackness is suppressed. इनके इफेक्ट से क्या हो रहा है, सप्रेस्ड हो रहा है ये इफेक्ट। यानी L जीन कैसी है, L जीन एपिस्टेटिक है, जबकि कैपिटल बी जीन ये कैसी है, हाइपोस्टेटिक जीन है। यहां डोमिनेंट है लेकिन L आ गई ना, तो कैसा कलर हो गया, व्हाइट होगा। अगर कैपिटल एल है यानी कि एक भी एल डोमिनेंट है तो व्हाइट कलर आ जाएगा, और सारी के सारी स्मॉल है तो व्हाइट होगा। तो ब्राउन कलर के लिए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सारी जीन्स कैसी है, रेसेसिव है, तो ही ब्राउन आएगा, और सारी की सारी एल जीन रेसेसिव होगी तभी ब्लैक आएगा। तो व्हाइट कलर के लिए कितनी सारी देखो कंडीशंस बन जाती है, कैसी कैसी कंडीशन में व्हाइट डॉग्स होते हैं। ध्यान से देखो, यहां से मैं वेरिएशन करते हुए जाऊंगा, आप समझ जाएंगे। मैंने कहा एक एल है, एक आ गया स्मॉल एल, ये दोनों हो गए, तब भी व्हाइट जनरेट होगा। एल मोस्ट पावरफुल है कैपिटल बी से। अगर ऐसा हो गया, ये डोमिनेंट है, ये स्मॉल है, और यहां पे ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तब भी कैसा होगा, व्हाइट ही जनरेट होगा। ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि यहां पे ये दोनों है डोमिनेंट है, और यहां पर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तब भी क्या होगा, व्हाइट ही आएगा। अगर एल कैपिटल आ गया, चाहे सिंगल हो चाहे दो आ जाए, हमेशा व्हाइट होगा। एल इन दोनों ही कंडीशन में, ब्राउन और ब्लैक में, एल जीन जो है वह रेसेसिव है, लेकिन अगर एक भी एल आ गया डोमिनेंट तो ये इसके इफेक्ट को शो कर देगा। समझे बात को। तो इनको, इस कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे तब क्या होगा, आप इनहेरिटेंस को आराम से समझ पाएंगे। अभी मैंने क्या कहा, मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एल जीन का कंपैरिजन किसके साथ में, बी के साथ कर रहा हूं। मैंने कहा एल इज ए डोमिनेंट है और सप्रेस किसको कर रही है, बी को। एल जो डोमिनेंट है वो सप्रेस किसको कर रही है, ये स्मॉल बी को, दोनों को। यानी कि एल जीन है वो कैसी होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, ये डोमिनेंट कंडीशन में होनी चाहिए। इसी कंडीशन में ये क्या होती है, एपिस्टेटिक होती है। और ये वाली जीन्स कैसी है, हमने कहा ये वाली है डोमिनेंट है, ये वाली डोमिनेंट है, ये वाली कैसी है, रेसेसिव है, और इफेक्ट कौन सा दिखा रही है, हाइपोस्टैटिक जीन है। यही तो मैंने बात बताई आपको इस जगह पे कि जो एपिस्टैटिक जीन है वो ऑलवेज रिमेन्स इन द डोमिनेंट कंडीशन जस्ट लाइक द कैपिटल एल। हाइपोस्टैटिक जीन्स मे बी डोमिनेंट और द रेसेसिव। तो आप ये डॉग्स में स्किन के कलर को आप, मैंने जेनेटिकल कंपोजिशन जीनोटाइप मैंने बता दिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी हम क्रॉस कराएंगे दो
डिफरेंट डॉग्स में, और उसके बाद देखते हैं उसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। इस साइड बोर्ड में मैं भी शुरू करता हूं। तो अभी आपने क्या समझ लिया, डॉग्स में जो स्किन के कलर है व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, इसकी इनहेरिटेंस को समझते हैं। यहां पर हम क्रॉस कराने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रॉस बिटवीन द व्हाइट वेराइटी ऑफ द डॉग विद द ब्राउन वेराइटी। यहां पे अपने नाम लिखते हैं, कौन कौन सा है डॉग। फर्स्ट वाला है व्हाइट और दूसरा हम डॉग ले रहे हैं ब्राउन। ओके, और व्हाइट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ये वाला जीनोटाइप यहां पर ले रहा हूं जिसमें both non-allelic genes are in the dominant condition, and brown there is no option, always remains all genes in the recessive condition। तो ये क्या हो गया, ब्राउन डॉग्स है, व्हाइट डॉग एंड द ब्राउन डॉग। यहां पे इनमें जैसे ही क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है दोनों का जेनेटिकल कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाएगी ऐसे। ये बन गई कौन सी है, F1 जनरेशन है। ये वाली जनरेशन कौन सी है, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन और द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। Whenever we cross between the one white dog with the brown dog always remains in the recessive forms, while white, here I am taking the dominant white color। तो जब इसमें कराएंगे क्रॉस तो आप जानते हैं द गैमेट्स आर द हैप्लॉइड एंड ईच हैप्लॉइड हैज द हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। मींस इसमें जो स्पर्म बने थे कैसा बना, एक एल और एक बी, हाफ हो गया। इसमें गैमेट्स बने ओवम, स्मॉल एल और स्मॉल बी, दोनों का फ्यूजन हो गया तो क्या बन गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। ऐसे डॉग्स को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड व्हाइट बोलते हैं। हाइब्रिड है लेकिन व्हाइट है, हाइब्रिड क्योंकि इसका जीनोटाइप कैसा है, उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम इसका क्या करेंगे, ऐसे F1 जनरेशन के दो एनिमल्स का क्रॉस कराते हैं। उससे पहले समझते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहां पे गैमेट्स की बात करने के लिए मैं एक बार दोबारा यहां पर लिखता हूं इसको, उससे आप आराम से समझ पाएंगे। यहां पे इसको अपने दोबारा लिखते हैं। अब देखिए गैमेट कितने बनेंगे, जैसा बोलता हूं वैसा देखेंगे। ये वाला L इस B के साथ में जुड़ जाएगा तो एक गैमेट बन जाएगा अपने पास में कैपिटल L और कैपिटल B। देखते रहिएगा एरो के निशान को, ये वाला L इस B के साथ में आएगा तो अगला जो सेकंड गैमेट बनेगा वो है इस कैपिटल L एंड स्मॉल b। यहां पे स्मॉल l इसके साथ जुड़ेगा तो कौन सा बना है, तो नया गैमेट आ गया स्मॉल l और कैपिटल B। और यहां पे स्मॉल l किसके साथ जा रहा है, स्मॉल b के साथ, तो फोर्थ नंबर पे कौन सा बना है गैमेट, स्मॉल l और स्मॉल b, बिकॉज द गैमेट्स आर ऑलवेज इन हैप्लॉइड कंडीशन। ये हमने मान लिया मेल गैमेट्स है। सिमिलरली जो दूसरा एनिमल होगा उसमें भी गैमेट्स कैसे होंगे, यही चार टाइप के होंगे। मैं इन्हीं को चारों को दोबारा लिख रहा हूं, आप देखते रहेंगे। यहाँ पे स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल और स्मॉल बी, इन्हीं चारों को मैंने लिखा है। जब इनमें स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होगा, रैंडम फर्टिलाइजेशन, तो आपको पता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 टोटल कितने प्रोजेनी बनेंगे, टोटल प्रोजेनी बनेंगे 16। डायग्राम को एग्जाम में ध्यान से बनाते हुए चलेंगे तो काम आपका अच्छा होगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ऐसे आप एक टेबल बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, चेकरबोर्ड बोलते हैं, चेकरबोर्ड बोलते हैं। ये क्या है, हम मान लेते हैं कि ये वाले हैं मेल गैमेट सेट और ये वाले हैं, इनको हम क्या मान लें, ये वाले हैं फीमेल गैमेट्स हैं। अब इनमें होगा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेनी आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स। तो आप इसमें आप देखिए, मैं साथ साथ में इसमें ड्रॉ करता हुआ चलता हूं, 1 बाई 1 जस्ट मल्टीप्लीकेशन का मेथड है। ये स्पर्म, ये ओवम और ये स्पर्म, इन दोनों का क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों के जीनोटाइप को आप मिक्स कर दें। कैसे, कैपिटल एल और यहां पर बी और ये हो गया बी हो गया।
ऐसे इसको क्या कर दें, हम मिक्सअप कर दें, सेम इन दोनों को कर दें, हम बार बार पहले बता चुके हैं, तो इसलिए मैं यहां पर फिर इसको इसके साथ में आप दोनों का जीनोटाइप देखें और कैसे मिक्सिंग हो रही है, ये आपने मेंडलिज्म में भी समझ रखा है। इसका इसके साथ में होगा तो क्या होगा, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ऐसे में अब इसको सारी टेबल को भर देता हूं फटाफट, और उसके बाद में देखते हैं कितने टाइप के प्रोजेनी बनते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि जब ये 4 टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स इफ फर्टिलाइज विद द 4 टाइप्स ऑफ द फीमेल गैमेट्स, तो F2 जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन सेकंड फीलियल जनरेशन में ये 16 टाइप्स के एनिमल्स, डॉग्स बन सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। अभी हम इनके फिनोटाइप की बात करते हैं, लक्षण प्रारूप कि इसमें से कितने ब्लैक बने, कितने ब्राउन बने और कितने हैं वो व्हाइट बने हैं। यहां पर अगेन, यहां पर देखिए इस जीनोटाइप को जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया है, सबसे पहला देखिए आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर व्हाइट कलर कब आएगा, अगर एक भी एल कैपिटल है, एक भी एल जीन डोमिनेट हो गई तो व्हाइट होगा। तो व्हाइट को पहले काउंटिंग में करते हैं, मैं निशान लगाते हुए चलता हूं, आप भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। एल, यहां पर देख लें एल, एल अगर एक भी क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में है, बाकी किसी कॉम्बिनेशन को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ये जहां पर मैंने साइन लगाए हैं वो सारे के सारे कैसे आते हैं, व्हाइट है। व्हाइट के लिए एक एल जीन का डोमिनेट होना पर्याप्त है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे हम ये कह दें कि ये एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी हो, चाहे दोनों ही कैसे आ गए बी है वो डोमिनेट हो जाए, एल अकेला इतना पावरफुल है कि ये बी के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा। एल डोमिनेंट है और एपिस्टेटिक है, सिंगल होने पर भी ये सारे व्हाइट बनेंगे। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ये कहेंगे कि इसमें डॉग्स जो बन रहे हैं वो व्हाइट कितने बने हैं, व्हाइट बन गए हैं 12। अगेन ब्राउन के लिए मैंने क्या कहा, सारे जीनोटाइप का स्मॉल होना जरूरी है, ऐसा तो केवल एक है, ये वाला सिंगल ऐसा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ब्राउन की बात कर रहे हैं तो कितना हो गया, ब्राउन है केवल एक। और ब्लैक की बात करें, रिमेनिंग आपके सामने है। ब्लैक के लिए मैंने कहा 2 कंडीशन है, एल हमेशा रेसेसिव होना चाहिए, रेसेसिव रेसेसिव और रेसेसिव, और बी जीन चाहे सिंगल डोमिनेट हो चाहे दोनों डोमिनेट हो। तो ये कैसे बनेंगे, ये वाला ब्लैक ब्लैक और ये ब्लैक। तो यहां पे हमने कहा कि ब्लैक कितने आए हैं, ये हो गए 3 और दो इनकी टोटल करेंगे 12 and 1 13 और 3 16 और टोटल प्रोजेनी कितनी थी 16। then we can say that in the condition of dominant epistasis then what is the phenotypic ratio, फिनोटाइप कौन सा है, मेंडलिज्म में आपने पढ़ा था, इन द मेंडलिज्म इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इनटू F2 जनरेशन वाज 9:3:3:1 था, लेकिन यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है 12:1:3। डोंट बी कंफ्यूज्ड, 12 है व्हाइट है, 1 कैसा है, 1 है ब्राउन और 3 कैसे हैं, ब्लैक है, ऐसा रेशियो आता है। इसका सबसे बड़ा, हम इसको पढ़ते क्यों है नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को, क्योंकि जब हमने मेंडलिज्म को पढ़ा, ऑब्वियसली है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो मेंडल ने जो अपना कॉन्सेप्ट बताया था वो एप्लीकेबल था, बट देयर वर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। तो साइंटिस्ट ने सोचा ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, तो बाद में हमें पता चला कि मेंडलिज्म जो है, मेंडलिज्म वाज टोटली बेस्ड ऑन द एलिलिक जीन इंटरेक्शन, while there are maybe some of the non-allelic interaction that can interrupt or the alter the phenotypic ratio into F2 generation, whether in the supplementary gene, complementary gene or the epistasis। तो अभी जो ये जो वीडियो आपने बनाई है ये एपिस्टेसिस की है, और एपिस्टेसिस में भी किसकी है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी रेसेसिव एपिस्टेटिक के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। बेस्ट विशेष।